सर्दी के मौसम की शुरुआत और गुनगुनी धूप भला किसे अच्छी नहीं लगती, लेकिन बिहार में दरअसल आज सुबह चटक धूप है। लेकिन ये धूप यकीनन तेजस्वी को चुभ रही होगी तो नीतीश को कुछ सुखद एहसास दे रही होगी। लेकिन देर रात तक देखिए, काउंटिंग की फिनिश लाइन पर तेजस्वी हाफ गए और नीतीश भी थके, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का साथ उन्हें विजय रेखा के पार करा गया और एनडीए को मिल गया है बहुमत। महागठबंधन चूक गया। मेरे पास पूरी लिस्ट है जिसमें मैं आपको बता सकता हूं। आप शुरू करिए। छपरा, महिसी, भोरे, आरा, दरोंदा, परबत्ता, परिहार, सकरा, कल्याणपुर, रामगढ़ में तो कमाल हुआ। अब सुधाकर जी हमारे कैंडिडेट वहां चुनाव जीत गए। तब तक इनका तंत्र चालू नहीं हुआ था। तो जब तंत्र चालू हुआ तो उन्होंने ढूंढना शुरू किया कि वो गए कहां सर्टिफिकेट लेकर के। हो सकता है सर्टिफिकेट ले लेते उससे। ये जब प्रक्रिया आप करेंगे लोकतंत्र में, तो माननीय चुनाव आयोग को कहा हमने कि साख और गरिमा आपकी है। यहाँ स्थानीय प्रशासन आपकी गरिमा को ठेस न पहुंचाए, ये आपको इंश्योर करना है। नहीं, उन्होंने कहा कि सीट टू सीट जो आपका कंप्लेन है हम उसकी जांच करेंगे। आरजेडी हार की गीत गा रही है, गम की गीत गा रही है। वह जीत को एनडीए की जीत को पचा नहीं रही है। अपने हार के गम में यह बकवास की बोल रही है। निश्चित रूप से अब सब जानता है कि चुनाव आयोग के गाइडलाइन और देखरेख में होता है। तो अंत भला तो सब भला, इसी बात से आगे बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी से हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन मौजूद हैं। राजीव रंजन जी हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू से। कांग्रेस पार्टी से आलोक शर्मा आ गए हैं और कुछ ही देर में आरजेडी से मृत्युंजय तिवारी भी जुड़ेंगे हमारे साथ। सबसे पहले तो शुभकामनाएं शाहनवाज जी आपको और राजीव जी आपको। देर रात तक ही सही, लेकिन तस्वीर साफ हो गई है। एक बार फिर आपकी सरकार बिहार में लौट रही है। लेकिन राजीव जी, फिनिश लाइन तक आते आते जो कांटे की एक टक्कर दिखाई दी है बिहार में, अब बड़ा सवाल तो यह है कि अब तक जिस मजबूती से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पर काम करते आ रहे हैं, इस बार तीसरे नंबर की रही है आपकी पार्टी। बीजेपी का दबदबा तो इस बार सरकार में जरूर दिखाई देगा, चाहे वो पोर्टफोलियोज हो, विधायकों की ताकत हो, काम करने का तरीका हो या फैसले हो। देखिए, सवाल है इस अलायंस को कभी समन्वय और साथ को लेकर के कभी कोई कठिनाई नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने 2 दशकों से ज्यादा का सफर साथ तय किया है और इसीलिए इस बार भी सरकार में हमारी संख्या भले ही विधानसभा में कम होगी, लेकिन नीतीश कुमार जी का जो अनुभव है, जनता के साथ सीधा संवाद करने का जो उनका तरीका है, बिहार की समस्याओं को जिस तरह से वो समझते हैं और उन समस्याओं से निपटने के लिए जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, जो काम करने का और आगे के लिए जो विजन है, ये आने वाले 5 वर्षों में विकसित बिहार बनाने का जो हमारा संकल्प है, उसका मार्ग प्रशस्त करेगा। जनता के प्रति सबसे पहले हम आभार प्रकट करते हैं और निरंतर उन्होंने हमारे नेता नीतीश कुमार जी में, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में और एनडीए में अपना भरोसा जाहिर किया है और एक के बाद दूसरे चुनाव में लगातार कामयाबियों का आशीर्वाद उन्होंने दिया है। इसीलिए मैं मानता हूं, संख्या कम या ज्यादा, अभी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है जनता से की जो हमसे अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हमें तुरंत लगना होगा और निसंदेह जनता यही चाहती भी है। चलिए, मैंडेट आपके पक्ष में, लेकिन शाहनवाज जी, चर्चाएं तो अब बहुत आगे की भी हो रही हैं। चर्चाएं ये हो रही हैं कि अब सरकार का स्वरूप क्या होगा। चर्चा ये भी चल रही है बिहार में कि जिस तरह से अब बेशक एनडीए वापस लौटा है, लेकिन बीजेपी बिग ब्रदर की भूमिका में दिखाई दे रही है। और अब ऐसे में क्या बिहार में इस बार बीजेपी की नीतीश सरकार होगी? नहीं, हमारी जनता दल यूनाइटेड से बहुत पुरानी दोस्ती है और हम ईमानदारी से दोनों कार्यकर्ता एक दूसरे का हमने साथ दिया है। हमने जो वचन दिया कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे, वो वचन हमने पूरा करना है। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। हाँ, ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जनता ने हमें बहुत आशीर्वाद दिया है और एनडीए ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया है। एनडीए को जो आज बहुमत मिला है, नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से 12 सभा की, उसने पूरी तस्वीर बदल दी।
गरीब आदमी को लगता है कोरोना काल में भी, देखिए कोरोना काल में जहां भी इस दुनिया में चुनाव हुए हैं, सब लोग जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो सरकार में है, उनको बहुत दिक्कत आई है। लेकिन यहाँ बिहार ऐसा है या देश में जहां भी उपचुनाव हुए, लोगों ने देखा कि नरेंद्र मोदी जी की शख्सियत है कि किस तरह उन्होंने कोरोना काल में लोगों की चिंता की है। बिहार के गरीब आदमी को अनाज देने का काम, बिहार को खाते में पैसे देने का काम, और नरेंद्र मोदी जी की बात पर, क्योंकि हमारे गठबंधन के सबसे बड़े नेता अभिभावक के तौर पर वो हैं, उन्होंने जिस तरह से बात कही, लोगों ने यकीन किया है, इसलिए हमें 125 सीट मिली, मतलब बहुमत। चलिए, ये श्रेय तो कल जब देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शाहनवाज जी बीजेपी की तरफ से हुई तो उसमें ये क्रेडिट वाली बात की गई। लेकिन सवाल यहां से अब आगे का है। अश्विनी चौबे जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, वो कह रहे हैं कि नीतीश जी के लिए दिल्ली का रास्ता भी खुला है। तो राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं अब ये चल रही हैं कि क्या अंदर खाने अब किसी तरह के फॉर्मूले की कोई बात नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में हो रही है, क्योंकि जिस तरह से सीटें ज्यादा आपकी आई हैं, तो आगे चलकर क्या हम ये देख सकते हैं कि 2.5 साल जैसा कोई फॉर्मूला या एक बड़ी तस्वीर के रूप में बीजेपी के मुख्यमंत्री जो हैं बिहार में दिखाई दे सकते हैं? महत्वाकांक्षाएं तो बीजेपी की भी बड़ी होंगी ना। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूं। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने और हमारे सुप्रीम लीडर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही है, उसी बात को बढ़ाने की मेरी जिम्मेदारी है। और मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के कथन के बाद मैं क्या बोल रहा हूं या कोई क्या बोल रहा है, इसका कोई मतलब नहीं। बिल्कुल मतलब एकदम स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी कोई ने हिंट कहा तक नहीं दे रहे हैं, कोई संकेत तक नहीं दे रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रवक्ता बनाया है। नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में भी तो शाहनवाज जी देखिए, यही लड़ाई थी ना महाराष्ट्र में भी, जब बिग ब्रदर के रूप में बीजेपी दिखाई दी तो फिर वो टाल भी ठोकी कि मुख्यमंत्री हमारा होगा। हमारी तस्वीर अगर बिहार में भी... मीनाक्षी जी, हमारी लड़ाई कहाँ क्या थी, लेकिन आपस में लड़ाई मत लगवाइए एकदम। कोई लड़ा, अभी हम लोग जश्न के मूड में हैं। अब पहली बार ऐसा स्टेट बिहार बना जहां 20 साल के लिए एनडीए को लोगों ने मौका दे दिया, 15 साल पहले दिया और 5 साल के लिए फिर दिया है। तो यहाँ लड़ाई नहीं है, वो लड़ाई दवाई और लिखाई पढ़ाई वाली जो बात है, कांग्रेस की दगाई, वो तेजस्वी जी और कांग्रेस करे। वहां आरजेडी और कांग्रेस के बीच में द्वंद है कि हाथ मरोड़ कर 70 सीट ले ली और 19 सीट जीती कांग्रेस। उनके यहाँ झगड़ा है, हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं है। हम लोगों ने तो पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी कम सीट जीते ज्यादा जीते, हमने नीतीश कुमार जी को नेता बना के चुनाव लड़ा है, उनके नेतृत्व में लड़ा है और वो मुख्यमंत्री होंगे। एक नहीं अनेक बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया। उनसे पूछिए ना कि उनके यहाँ जो कांग्रेस और राजद की लड़ाई हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी भी आ गए हैं। तिवारी जी, सबसे बड़ी पार्टी तो आरजेडी ही बनकर उभरी है और सबसे ज्यादा वोट शेयर आपको मिला 23.5%, लेकिन ये वोट शेयर सीटों में तब्दील नहीं हो पाया। कल रात से लेकर अब तक कुछ निष्कर्ष आप लोगों ने भी निकाला होगा, क्या इस वक्त पार्टी के नेता सोच रहे हैं, कहां चूक हुई? नहीं, हम लोग तो एक पार्टी के रूप में जो निष्कर्ष निकाल रहे हैं, लेकिन ये देश दुनिया की जनता, बिहार की जनता जो निष्कर्ष निकाल रही है, ये जीत उनकी नहीं है। ये हमारी हार, हमें जीत से रोका गया है। हम हारे नहीं है, हराए गए हैं, ये दिखा है और हमने प्रमाण दिया है और उस पर हम लोग का मंथन चल रहा है, विचार चल रहा है। लेकिन बिहार की जनता के जनादेश का जो अपहरण हुआ है, ये दिख गया है बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा। महाराष्ट्र में भी उन्होंने यही किया था। बीजेपी ने रातों रात जब जनता सोई थी तो अजित पवार जी को मिला करके शपथ ले लिया था, फिर जाना पड़ा। उसी तरह से इनको जाना पड़ेगा। बिहार की जनता ने बदलाव के लिए वोट किया था और उसको रोका गया है अपने तंत्र के प्रयोग से। तिवारी जी देखिए ना, ये बात थोड़ी अजीब लगती है तिवारी जी। देखिए, कल सुबह भी आप पैनल पर बैठे थे और काउंटिंग चल रही थी। शुरुआत में तो महागठबंधन दोगुनी रफ्तार से आगे चल रहा था, लेकिन फिर वही बात है, जब आपकी सीटें कम होने लगी या ऐसा लगा कि आप चूक रहे हैं, तो फिर ठीकरा फोड़ दिया जाता है ईवीएम के ऊपर, या परिस्थितियां खराब है। ऐसा क्यों है? हार को भी ग्रेसफुली स्वीकार करना चाहिए ना।
ईवीएम के ऊपर नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि कल मनोज झा जी 2 बोल रहे हैं बजे वहां से, पटना से, उनका स्टेटमेंट दिखाया हमने थोड़ी देर पहले। जब हम रफ्तार पकड़ लिया महागठबंधन, चलिए, उनसे संपर्क टूट गया, एक बार फिर कोशिश करेंगे। आलोक जी, फटाफट एक रिएक्शन आपकी तरफ से भी। कांग्रेस पार्टी चौथे नंबर पर आकर अटक गई है, 70 सीटों पर चुनाव लड़े और 19 सीटें ही आपने हासिल की। चर्चाएं ये गर्म है अब कि क्या गठबंधन में जहां पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है वो एक मजबूरी बन रही है, कमजोर कड़ी बन रही है दूसरी पार्टी के लिए भी? नहीं, ऐसा नहीं है मीनाक्षी जी। देखिए, जो 70 सीटें हमें मिली थी उसमें से मैक्सिमम वो सीटें हैं, लगभग 41-42 सीटें जो 1990 के बाद ना कांग्रेस जीती है ना आरजेडी जीती है, और वो हार्डकोर कहीं ना कहीं एनडीए या शहरों की सीटें रही थी, और इसलिए उसमें कहीं ना कहीं रिजल्ट इस तरह की ही अपेक्षा थी। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह के इलेक्शन कमीशन के कल के रोल को देखा गया है शाम को, आप रणदीप सुरजेवाला जी के तमाम ट्वीट्स देखिए, किस तरह से उन्होंने एक एक सीट को उजागर किया है कि कुछ लोग 600 वोट से जीते और थोड़ी देर के बाद 2 घंटे 3 घंटे के बाद वो 1700 वोट से हारे हुए दिखाए गए। तमाम तरह की इस तरह की शिकायतें भी आ रही हैं, इनके ऊपर भी काम चल रहा है। लेकिन जो भी जनादेश है, हम इलेक्शन कमीशन का सम्मान करते हैं। नहीं आलोक जी, फिर वही बात होगी ना जो मृत्युंजय तिवारी जी यहाँ कह रहे थे, बात तो वही है। पंजाब में आपको मैंडेट मिल जाता है, आपकी सरकार बन जाती है, ईवीएम ठीक है। मध्य प्रदेश में मैंडेट मिल जाता है, राजस्थान में मिल जाता है, छत्तीसगढ़ में मिल जाता है, तो ईवीएम ठीक है। लेकिन जहां पर हार का सामना करना पड़ता है, रिजल्ट आपके मन मुताबिक नहीं आता, वहां आप ईवीएम पे सवाल खड़ा कर देते हैं। देखिए मीनाक्षी जी, जिस दिन हम 3 राज्यों की सरकार बनाई थी और हम जीते थे, उस दिन भी ये सवाल माननीय राहुल गांधी जी से पूछा गया था कि क्या आपको इलेक्शन कमीशन या ईवीएम पर, तब भी उन्होंने यही कहा था कि हम अभी भी क्लीन चिट नहीं देते हैं। ईवीएम में तमाम तरह की चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर अभी तक इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से पाक साफ उसको ट्रांसपेरेंटली देश के सामने नहीं रख पाया। पर आप लड़ते हैं, आपको 19 सीटें मिली हैं, वहीं लेफ्ट पार्टीज को देखिए, आप ही के गठबंधन में वो थी, 29 सीटों पर लड़े तो 16 जीते ना। मीनाक्षी जी, 1 मिनट, मुझे लगता है कि कल जीते हुए कैंडिडेट्स को जिस तरह से हराया गया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये ऑन रिकॉर्ड है पूरी तरह से। 119 कैंडिडेट जीते हुए दिखाए गए और उसके बाद फिर वो 110 पर टैली आ जाती है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। न्यायालय का भी रास्ता हालांकि देखिए, चुनाव आयोग भी इस बात पर अपनी सफाई कल ही दे चुका है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने देर रात की थी, लेकिन यहीं से इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन देखिए, जो दिलचस्प लड़ाई जिस तरह से बिहार में दिखाई दी, कांटे की टक्कर, यहां पर जो एनडीए है 125 सीटें हासिल कर रहा है, लेकिन सिर्फ 3 सीटें ही ज्यादा बहुमत से, और महागठबंधन अगर पिछड़ा है तो ऐसे में महज 12 ही सीटें थी जो बहुमत से कम उनको मिली हैं। तो टक्कर बेहद कांटे की थी। चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, फौरन लौट रहे हैं ब्रेक के बाद। तो बिहार में नीतीश कुमार की सीटें बेशक कम हुई हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का जादू चला। मोदी की मौजूदगी ने एनडीए को बहुमत की रेखा पार करा दी। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बिहार की जनता ने पूरा भरोसा जिताया है, और जिस तरह से उनकी अगुवाई में बिहार में विकास के कामों को किया गया, विशेष रूप से कोरोना में लोगों को खाना खिलाया गया, महिलाओं के अकाउंट में पैसे भेजे गए, बिहार सरकार ने भी काम किया। तो जनता ने भरोसा दिलाया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और नीतीश जी की अगुवाई में एनडीए सरकार बिहार की, इसी से आगे विकास संभव है। जिस तरह उन्होंने आने वाला दशक बिहार का बताया है, तो ये उनके उसी संकल्प का परिचायक है कि बिहार के विकास के बिना देश का विकास नहीं होगा। और बिहार के नौजवानों ने भी ये विश्वास प्रकट किया कि अगर हमें रोजगार मिलेगा तो एनडीए की अगुवाई में ही मिलेगा और डबल इंजन सरकार के प्रभाव से ही मिलेगा। आज की अपनी इस विजय में हम शालीन हैं। क्या विपक्षी अपनी हार में गरिमा का आचरण प्रस्तुत नहीं कर सकते? ये उनको सोचना चाहिए। और अब ईवीएम पर सवाल उठाना, बाकी बातें कहना, तो उससे एक बड़ा सवाल उठता है कि जो उनके 110 सीटें आ रही हैं वो भी तो ईवीएम से ही ना आ रही हैं।
चलिए, ईवीएम के सवाल पर यहां जबरदस्त तरह से जवाब विपक्ष को दिया है केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने। लेकिन अब बड़ा सवाल यहां से यह है कि सत्ता की चाबी एनडीए को सौंप दी है बिहार की जनता ने। अब आगे बात आएगी परफॉर्मेंस की। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और पॉलमी मौजूद है इस वक्त बीजेपी दफ्तर में। वहां पर दिवाली से पहले अब एक जश्न की, जीत के जश्न की तैयारी है। पॉलमी के पास हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले राजीव जी, एक रिएक्शन मैं आपसे यहां पर जरूर चाहूंगी। देखिए, अगर आंकड़ों पर नजर डालें, पिछले चुनाव में नीतीश कुमार की अगुवाई में 71 सीटें आपने हासिल की, जो इस बार 45 पर आंकड़ा सिमट गया। जब ये मंथन हो रहा है तो सवाल बार बार ये उठ रहा है कि अपना कुनबा संभालने में एक कमी तो रह गई, क्योंकि जो चिराग पासवान आपके खिलाफ ताल ठोकते दिखाई दिए, बिहार में 30 सीटें ऐसी रही जहां पर अगर चिराग के कैंडिडेट नहीं होते तो वो 30 सीटें जेडीयू के अकाउंट में प्लस हो जाती। देखिए, मैं आपकी बात से आंशिक तौर पर तो सहमत हूं, लेकिन एनडीए कुनबा को संभालने के लिए हर कोशिश कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार ये कोशिश की कि चिराग पासवान एनडीए में रहे, लेकिन दरअसल चिराग पासवान को आरजेडी और महागठबंधन के नेताओं का इस्तेमाल कर, और ये इसलिए साबित हुआ है कि उन्होंने जनता दल यूनाइटेड को लगभग 30 से 36 सीटों के बीच में नुकसान पहुंचाया। तो भारतीय जनता पार्टी को भी उन्होंने एक ऐसी सीट पर नुकसान पहुंचाया जहां तेजस्वी यादव की हार की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी, और वो है राघोपुर। उनके उम्मीदवार को लगभग 20,000 वोट आए हैं, जीतने वाले को 30,000 का फासला है। लेकिन ये केवल प्लस और माइनस पर नहीं होता है। वातावरण जब भी वोट काटने की स्थिति जब बनती है तो उससे वातावरण पर असर पड़ता है, और कमोबेश उसका निष्कर्ष यही है कि अगर वहां लोजपा का उम्मीदवार नहीं होता तो तेजस्वी यादव चुनाव हारते। और ये उन्होंने हम पार्टी से लेकर के तमाम वासी पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों के खिलाफ, महादलितों के खिलाफ, सबों के खिलाफ उन्होंने काम किया, और ये काम उन्होंने आरजेडी को मदद करने के लिए किया। तो मैं समझता हूँ ये निसंदेह हमारी जिम्मेवारी जरूर होती है, लेकिन कई बार स्थितियां आपके बस में नहीं होती। अगर कोई नहीं रहना चाहेगा तो इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन हम आश्वस्त हैं, ये जनादेश नीतीश कुमार जी को बिहार की सेवा का एक अवसर देने के लिए मिला है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता का भरोसा एक बार फिर पुख्ता हुआ है। हालांकि देखिए राजीव जी, दिलचस्प ये भी है कि जो नीतीश कुमार जी ने अपनी आखिरी चुनावी रैली से पहले कहा था कि उनका अंतिम चुनाव है, ये आपके पक्ष में जाती हुई अपील जरूर दिखाई दी है, क्योंकि एनडीए ने उस पर्टिकुलर फेज में जहां पर 78 सीटें दाव थी, आखिरी फेज में 47 सीटों पर विजय हासिल की है। आलोक शर्मा जी, मैं शाहनवाज हुसैन जी के पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले आलोक शर्मा जी, फटाफट एक रिएक्शन आपसे। देखिए, जो बात यहाँ पर चिराग पासवान ने जिस तरह का नुकसान पहुंचाया खासतौर पर जेडीयू को, लगभग वैसी ही एक तस्वीर दिखाई देती है महागठबंधन के लिए भी, जहां पर ओवैसी फैक्टर ने नुकसान पहुंचाया है महागठबंधन को। अगर शायद ये ताकत साथ मिलकर लड़ती तो ये जो चूक हो गई है, चाहे 15 सीटों से चूक गए बहुमत से, शायद ये तस्वीर अलग हो सकती थी। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से बसपा वाला जो गठबंधन रहा, आरएसएलपी वाला और ओवैसी वाला, उसने स्वाभाविक है, हम पहले से ही कह रहे थे कि मोदी जी के द्वारा कहीं ना कहीं प्रायोजित ये पूरी तरह से कार्यक्रम चल रहा है। केवल जेडीयू के साथ बीजेपी का गठबंधन नहीं था, ओवैसी और उनकी पार्टी और उनके कैंडिडेट्स को प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों तरह से बीजेपी ने मदद की है। स्वाभाविक है कि उसका सीमांचल के जो प्रांत हैं उसके अंदर पूरी तरह से हमारे ऊपर असर आया है। नहीं, लेकिन ना तो आप मायावती को अपने साथ ला पाए, ना आप कुशवाहा को अपने साथ ला पाए। अगर मायावती जी तो पहले से ही बीजेपी के साथ रही हैं। मायावती जी तो उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी के साथ तमाम मोड़ पर खड़ी हुई आपको नजर आएंगी। आज तक उन्होंने बीजेपी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला है। मायावती जी तो पूरी तरह से बीजेपी की बी टीम है। ओवैसी को भी हम साफ साफ कह रहे थे और ये पूरी तरह से सिद्ध हो गया है। हम पहले ही कह रहे थे कि नीतीश जी को डाउन करने के लिए चिराग पासवान को खड़ा किया जा रहा है, वो भी सिद्ध हो गया। तो ये तमाम चीजें जो पहले से चुनाव में दिखाई दे रही थी, वो अब रिजल्ट में भी कहीं ना कहीं परिलक्षित हो रही हैं। शाहनवाज जी, मैं एक बार फिर उसी सवाल के साथ आपके पास आ रही हूँ। हालांकि पहली बार आप टाइट लिप्ड रहे, जवाब देने से आप बच रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ। अब जिस तरह से परिस्थितियां आपके पक्ष में दिखाई दे रही हैं, जेडीयू के साथ जब आप चुनाव लड़ते आए हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी एक बड़ी तस्वीर में, बड़ी पिक्चर में दिखाई दे रही है, और इतना जबरदस्त प्रदर्शन अगर बीजेपी का रहा है, पहले कभी मुख्यमंत्री बिहार में नहीं बन पाया, तो ये महत्वाकांक्षाएं तो होंगी ना।
बार्गेनिंग पावर आपकी इस बार ज्यादा है और आपके लिए लड़ाई सिर्फ बिहार तक तो सीमित नहीं है, बिहार से ही लगते बंगाल में अब अगले साल आपको और बड़ी जो है चुनौती और अग्नि परीक्षा का सामना करना पड़ रहा है। बिहार में अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा मैसेज तो बड़ा जाएगा ना फिर पॉलिटिक्स में। नहीं, ये सही है कि हाँ, बंगाल में तो हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है, नाम आपको बताएंगे। लेकिन बिहार में हमने जो वचन दिया है, बड़ी हो छोटी हो पार्टी, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का, उस वचन को पूरा करेंगे। दूसरी बात ये सही है कि खुशी तो होती है, 15 साल की जो उपलब्धियां हैं वो हमारी बराबर की है ना। हम सरकार में रहे हैं, डिप्टी सीएम हमारे रहे हैं और 15 साल तक हमने ईमानदारी से बिहार के लोगों की सेवा की है। तो सरकार में रहकर मंत्री हमारे भी रहे हैं और उन लोगों ने अपने अपने विभाग में भी बहुत अच्छा काम किया, जदयू के लोगों ने भी काम किया। तो यहाँ हम अब इस तरह से लोगों का जो जनादेश है उसका पूरा सम्मान है ना बता और उसके लिए और मेहनत हम लोग करेंगे। पर अभी नीतीश कुमार जी से कोई बात हो रही है, नहीं हो रही है? उनके लिए दिल्ली का रास्ता खुल रहा है या नहीं खुल रहा है? हाँ या ना में बता दीजिए, कुछ तो संकेत दीजिए सर, आप तो बहुत साफगोई के लिए जाने जाते हैं। जी जी, किसके लिए, एक बार सवाल रिपीट कर दें। नीतीश कुमार जी के लिए दिल्ली का रास्ता खुल रहा है क्या? मीनाक्षी जी, देखिए नीतीश कुमार जी एक अनय मार्ग में हैं और वो वहीं रहेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर। और ये सही है कि हम लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, लेकिन 2.5 साल बाद के लिए कोई रास्ता खुल सकता है क्या? दिल्ली क्यों लाना चाहते हैं शाहनवाज जी, 2.5 साल बाद के लिए कोई रास्ता खुल सकता है क्या? आज तक देखिए, ये कोई अभी 2.5 साल 2 साल ये सब कोई चर्चा नहीं हुई है। हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होगी जी, और उसमें हम बिहार की जनता को धन्यवाद देंगे और बिहार में सरकार बनाने जाएंगे। ठीक तो है, चलिए अभी आप कुछ इस पर कहना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि अभी हम विजय का जश्न मनाएंगे। तो एक बार बीजेपी हेडक्वार्टर की तस्वीर दिखा देते हैं। वहां पर मौजूद है पौलमी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, शाम को जेपी नड्डा वहां पर होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष। बिहार की ये जीत जहां पर बीजेपी के लिए कम से कम जश्न मनाने के जो है बड़े अवसर भी हैं आगे, क्योंकि जो चुनाव आ रहे हैं, ऐसे में बिहार का किला फतेह करना एक बड़ी कामयाबी पर्सनली बीजेपी के लिए। दिखाइए जरा क्या तस्वीर इस वक्त दफ्तर में दिखाई दे रही है। मीनाक्षी, इस वक्त तो हम दफ्तर के बाहर खड़े हैं क्योंकि जो एसपीजी टीम है वो अंदर जा चुकी है और वो पूरा सैनिटाइजेशन प्रोसेस जो होता है किसी वीआईपी के आने से पहले, प्राइम मिनिस्टर के आने से पहले, वो सैनिटाइजेशन प्रोसेस इस वक्त जारी है बीजेपी दफ्तर के अंदर। पर माहौल कुछ ही देर में यहाँ पर गर्मा जाएगा क्योंकि काफी लोग काडर कल भी आए थे, यहाँ पर पार्टी वर्कर्स कल भी आए थे, पर कल क्योंकि रिजल्ट साफ नहीं हो पा रहा था देर रात तक, तो बीजेपी के जो ऑफिस बेयरर्स है, अरुण सिंह जी है जो सांसद है, उन्होंने सारे कार्डर्स को, पार्टी वर्कर्स को कहा, कार्यकर्ताओं को कहा कि आप घर चले जाइए और कल दोबारा आइए। जो हमारी जानकारी इस वक्त है, प्रधानमंत्री जी शाम 6 बजे तक यहाँ पर पहुंच जाएंगे और जेपी नड्डा जो पार्टी अध्यक्ष है वो 5 बजे तक यहाँ पर पहुंच जाएंगे। 4 बजे के बाद लगभग हम कह सकते हैं कि सारा कार्यक्रम जो है यहाँ पर शुरू होगा और जश्न का माहौल जो है यहाँ पर दोपहरी में बनना शुरू हो जाएगा। बीजेपी के लिए ये काफी एक तरह से एक मुश्किल घड़ियां थी कल, जब ये इलेक्शन काफी नेक टू नेक चल रहा था। इस वजह से उन्हें जो पूरा कार्यक्रम था, जो जश्न का माहौल था, यहाँ पर सब जो तैयारियां उन्होंने की थी सब रोकना पड़ा क्योंकि उन्होंने कहा कि रिजल्ट साफ होने दीजिए और फिर हम सेलिब्रेट करेंगे। अब ऑफ कोर्स वो पूरी तरह से आज जश्न मनाने के लिए तैयार है और प्रधानमंत्री यहाँ पर सबको संबोधित करेंगे। ठीक है, धन्यवाद पौलमी, आपके पास आते रहेंगे अपडेट्स के लिए। और प्रधानमंत्री ने जब ये नतीजे साफ हुए तो उसके बाद ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने कहा कि अब आने वाला दशक बिहार के सपनों का है, बिहार का है, यानी अब बात होगी परफॉर्मेंस की, क्योंकि मैंडेट बिहार की जनता ने एनडीए को दे दिया है। लेकिन रिएक्शंस भी पॉलिटिकल अलग अलग आ रहे हैं, सुनिए। हर लोगों का कहीं न कहीं आवश्यकता पड़ती है। अब ये केंद्रीय नेतृत्व इसका निर्णय करेंगे और साथ ही मिल के करेंगे। हमारे ये पूरी जिम्मेवारी हमारे आज के जो मैन ऑफ द मैच हमारे श्री नीतीश कुमार जी हैं, ये उनको तय करना है। वो हमारे नेता हमने घोषित किया है, उनको तय करना है कि हम किस प्रकार से अच्छी लड़ाई लड़ें। बिहार को डबल इंजन की सरकार का विकास का जो है हमें करना है और विकास ही हमारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास,
यह जो प्रधानमंत्री जी ने बार बार मूल मंत्र दिया है, हमको उसी मूल मंत्र पर बिहार की जनता को विकास की ओर अग्रसर करना। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घोषित उम्मीदवार नीतीश कुमार जी थे, उनके चेहरे पर वोट मिला है, तो निश्चित तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही बनेंगे। तो पॉलिटिकल रिएक्शंस का ये दौर, लेकिन दूसरे खेमे में जश्न की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 6 बजे पहुंचेंगे बीजेपी दफ्तर पर। नजर हमारी बनी रहेगी। तमाम खास मेहमान जो हमारे साथ पैनल में चर्चा के लिए जुड़े हुए थे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त हमारे लिए एक ब्रेक का है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार आगे जारी रहेगा। बिहार की हर हलचल पर हमारी नजर बनी हुई है। देखते रहिए आज तक। तो एनडीए खेमे में जबरदस्त इस वक्त जश्न और खुशी उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है। बीजेपी दफ्तर में दिल्ली से लेकर पटना तक भी अगर आप देखें तो बीजेपी जेडीयू के दफ्तरों में जश्न की तस्वीर दिखाई दे रही है। पटना शहर पोस्टर से पट गया है, जहां पर नीतीश कुमार के पक्ष में कहा जा रहा है कि जनता ने एक बार फिर 24 कैरेट गोल्ड पर मोहर लगाई है, उसे चुना है। तो बीजेपी की तरफ से यह भी कहा गया नीतीश कुमार है मैन ऑफ द मैच और प्रधानमंत्री मोदी हैं मैन ऑफ द सीरीज। शाम 6 बजे प्रधानमंत्री पहुंचेंगे बीजेपी मुख्यालय। वक्त एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।